सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज AS4 एंड AS5 राइट। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ इस नोट्स के बारे में बता दूं। तो इस नोट्स में क्या हुआ है कि AS4 के जो भी रेलेवेंट जो भी एक्सट्रैक्ट्स है वो पर्टिकुलर इस नोट में प्रिंटेड है एंड ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसके साथ ही मेरे को कुछ अगर कभी ऐड ऑन करना हुआ तो मैंने इस पर ऐड ऑन करा है। जैसे कि कुछ कंबाइंड क्वेश्चन है AS4 एंड AS5 के जो ज़रूरी है। कभी कभी ये डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन के पोर्शन में कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट मैंने इधर पुट करके रखा है ताकि इस डेफिनेशन को समझ में आए कि हमें कि ये डेफिनेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके पार्ट पे इस डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन भी है। कुछ क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट मैंने जो है इसमें इनकॉर्पोरेट करके रखे हैं। वैसे हम वो भी सॉल्व करेंगे, वैसे भी हम SMPM को सॉल्व करने वाले हैं, बट क्या होता है कि वही बात आ जाती है कि नोट्स को इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको इंस्टेड ऑफ इसको नोट्स को थ्योरेटिकल करने के लिए आपको साथ ही साथ प्रैक्टिकल के पॉइंट्स भी अटैच करने पड़ते हैं ताकि हमको समझ में आए कि चलो यार ये पोर्शन है, इस पोर्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं राइट। तो उसको ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ को एग्जीक्यूट करा है। अब हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो AS4 क्या होता है? कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो कंटिंजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब जो इवेंट ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो रहा है, तो भैया इवेंट ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो रहा है तो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है तो कब हो रहा है? एक टाइम लिमिट भी तो होगा। ऐसा तो नहीं कि बैलेंस शीट के बाद हो रहा है तो अगले साल हो रहा है। तो हमको ये समझना है। और रही बात आई कंटिंजेंसीज की, तो कंटिंजेंसीज को तो ओवरराइड कर दिया AS29 ने। तो जैसे ही आफ्टर द इशुएंस ऑफ 29 प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट, जो AS4 का स्कोप है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिंजेंसीज, अब उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। AS4 नाउ डील्स विद द इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब हमें समझना पड़ेगा कि AS4 किस पे अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे AS4 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो AS4 डज नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस: लाइबिलिटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो लाइबिलिटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे AS4 नहीं लगता है। तो मैं AS4 को आपको वापस बता दूं कि कंटिंजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ये है। तो लाइबिलिटीज ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ हो या जनरल इंश्योरेंस हो। ऑब्लिगेशन अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, तो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के अंदर होगा कि आपको कुछ ऑब्लिगेशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो वो इधर नहीं आते हैं। और रही बात लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट, तो कमिटमेंट अराइज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो तीन तरीके की लाइबिलिटीज़ है वो नहीं आती है। तो लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट के कमिटमेंट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के ऑब्लिगेशंस, साथ ही साथ लाइबिलिटीज़ ऑफ लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है कि दो सिग्निफिकेंट इवेंट बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद ऑकर हो रहे हैं, ये तो उसने टाइम स्पेसिफिक बता दिया। पर जो इवेंट है ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि फेवरेबल ही हो, फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकते हैं। दो सिग्निफिकेंट इवेंट जो बोथ फेवरेबल और अनफेवरेबल है, ठीक है। अब डेट ऑकर बिटवीन, अब देखो इवेंट ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, इसका एक स्टेप नीचे क्या है, ऑकर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो एक बैलेंस शीट डेट है और डेट यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करा गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तो उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है, ठीक है। अब अगर कभी इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं निकले, कोई से इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं निकले, तो भी नॉट एन EOABD देन टू रिपोर्टिंग अप्रूविंग अथॉरिटी, तब भी आपको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा अप्रूविंग अथॉरिटी में की रिपोर्ट में, राइट। तो अब जैसे कि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, ये इवेंट हो गया, ठीक है, आपने समझ लिया कि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। अब इसको एडजस्ट करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए हमको एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो बैलेंस शीट जैसे कि 31 मार्च 2011 को ओवर हुई, राइट। तो 31 मार्च 2011 को ओवर हुई है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको 30 जुलाई को अप्रैल किया है, 30 जुलाई को अप्रूव किया है। तो हम समझते हैं ना कि अप्रैल से जुलाई तक ये अप्रूव नहीं हुआ है। तो इवेंट जो ऑकर हो रहा है बिटवीन 31 मार्च टू 30 जुलाई, वो तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। सपोज करो कि फायर हो जाए, तो ऐसे केस में ये फायर जो है वो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, अगर वो 13 मई को हुई है तो ठीक है ना, इजी है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट एज पर AS4। अब इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो कर लिया, पर इवेंट को क्लासिफिकेशन भी तो करना पड़ेगा फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो दोस्त प्रोवाइड, देखो इवेंट दोस्त प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड।
रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में, ओके सो 1 सेकेंड, ओके तो क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट की हमने अगर बात करी है तो इवेंट दोज प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। तो एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, तो जो इवेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एविडेंस, वो प्रोवाइड कर रहे हैं एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। तो कोई सी कंडीशन है जो एग्जिस्ट करती है एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, और उसको ही एड ऑन में कर रहा है, दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे और उसको और पक्का करने के लिए एविडेंस दे रहा है। द इवेंट रिलेटिंग टू सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन जो एग्जिस्ट है एट द बैलेंस शीट डेट, जैसे केस में उसको एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। जैसे कि सूट फाइल करा बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड और फिर ऑर्डर आया, ठीक है, तो सूट फाइल करा आपने बिफोर बैलेंस शीट डेट, ठीक है, तो वो कंडीशंस थी कि केस पेंडिंग है, वो कंडीशन है जो एग्जिस्ट होती है एट द बैलेंस शीट डेट, और उसके बाद ऑर्डर आया है, तो जो है वो एविडेंस है, वो एक एविडेंस है जो पक्का कर रहा है अबाउट द कंडीशन दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, वो जो पक्का कर रहा है ऑफ द कंडीशन जो एग्जिस्ट करती है एट द बैलेंस शीट डेट। तो सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट द एंटिटी आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, कुछ लिटिगेशन के सेटलमेंट है वो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हुए इन रिस्पेक्ट ऑफ इवेंट दैट ऑकर्ड बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। तो सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट द एंटिटी आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट के बाद लिटिगेशन का सेटलमेंट हुआ, राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ इवेंट दैट ऑकर बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। तो जो इवेंट थे वो तो बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से, अब उसका सेटलमेंट बाद में हुआ, तो ये एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है ऑफ एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एट रिपोर्टिंग डेट। तो एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट, ठीक है, एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट, तो ये एविडेंस दे रहा है अबाउट द एग्जिस्टेंस, मतलब कि कुछ एविडेंस थे अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एट द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ बैंक्रप्सी, डिक्लेरेशन ऑफ बैंक्रप्सी जिससे हमको पैसा लेना है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, वो बैंक्रप्ट हो गया, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ बैंक्रप्सी बाय अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मे प्रोवाइड एविडेंस दैट रिसीवेबल वॉज इम्पेयर्ड एट द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। तो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल था, पूरे पुराने टाइम से आउटस्टैंडिंग था, तो रिसीवेबल तो इम्पेयर्ड था एट द रिपोर्टिंग डेट, और साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन ऑफ बैंक्रप्सी एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि रिसीवेबल तो इम्पेयर्ड था ही था। डिक्लेरेशन ऑफ फ्रॉड और एरर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में इंडिकेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड, तो जो है आपके जो इवेंट और कंडीशंस हैं वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेट है बैलेंस शीट डेट पे, पर जो है फ्रॉड और एरर आपको बाद में पता चले हैं, तो जो फ्रॉड और एरर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हमको पता चले हैं इंडिकेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो मीन्स हमको ये एडजस्टिंग इवेंट समझ में आए, ओके। अब आती बात कि दोज दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट ऑकर दैट अराउज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि दोज दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अराउज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि अभी हमने ये पढ़ा कि एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, कि दोस्त जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ द कंडीशन जो एग्जिस्ट होता है एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। कंडीशन है दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ सर्कमस्टेंस और सिचुएशन या कंडीशन जो एग्जिस्ट होती है एट द रिपोर्टिंग डेट। तो जो इवेंट रिलेटिंग टू सर्कमस्टेंस और कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, जो इवेंट है जो वो रिलेटेड है सर्कमस्टेंस और कंडीशन के जो एग्जिस्ट है बैलेंस शीट डेट पे, तो एडजस्टिंग इवेंट है। और दोज दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अराउज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो कंडीशन जो अराउज हुए आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और वो इंडिकेटिव है, दैट आर इंडिकेटिव, ये एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर रही है, इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट अराउज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। एक्सेप्शन ये है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशंस के रिस्पेक्ट में तो वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाते हैं, ठीक है। कि द इवेंट नॉट रिलेटेड टू सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये जो कुछ इवेंट होते हैं जो रिलेट ही नहीं होते हैं सर्कमस्टेंस सिचुएशन और कंडीशन के एट द बैलेंस शीट डेट, इन अदर वर्ड्स इंटायरली न्यू इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। जैसे कि बैलेंस शीट क्लोज्ड एंड उसके बाद बैलेंस शीट क्लोज करी, फिर बिजनेस पता चला कि जो मेल ऑर्डर एक्टिविटीज़ है आफ्टर ईयर, ठीक है, मेल ऑर्डर एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब ये जो मेल ऑर्डर एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक हमको एक फेज़ ही हमने हटा दिया, एक वे ऑफ बिजनेस ही हमने हटा दिया, तो ये तो कोई सर्कमस्टेंस और कंडीशंस है नहीं एट द बैलेंस शीट डेट, ये कोई उसको तो इंडिकेट करता नहीं है, ठीक है।
तो इट नॉट रिलेटेड टू सर्कमस्टेंस कंडीशन द बैलेंस शीट डेट। ये तो इंटायरली नया इवेंट है, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। जैसे कि दिसंबर 16 में डिस्ट्रक्शन हो गया, मई 17 में फ्लड आ गया। अब मई 17 में फ्लड आया तो 31 मार्च को अब ये जो फ्लड है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सिचुएशन और कंडीशन एट द बैलेंस शीट डेट, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, हमको बैलेंस शीट डेट पे नहीं पता कि असेट इम्पेयर्ड हो जाएगी, पर असेट का टेक्नोलॉजी में ऐसा ऑब्सोलेंस आया कि असेट की वैल्यू इम्पेयर्ड हो गई। तो अब सिंस असेट की वैल्यू इम्पेयर्ड हो गई है तो हमको ये तो पता नहीं था, तो ऐसे केस में हमको ये समझना पड़ेगा कि ये इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन और ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, और इनिशिएशन ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी अराइज आउट ऑफ इवेंट दैट ऑकर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो कुछ इवेंट हुए जो ऑकर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो कुछ इवेंट है जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद जो है उस पर ही लिटिगेशन हुआ, तो ये कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता, क्योंकि दिस डज नॉट इंडिकेट टू लायबिलिटी, ये इंडिकेट नहीं करता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, ये इंडिकेट नहीं करता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी एट द रिपोर्टिंग डेट। ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी एट द रिपोर्टिंग डेट। जो डिक्लाइन हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस में आए हैं, ये अलग से नहीं लिखे गए हैं। तो ये जो ब्लॉक्स है ये क्वेश्चंस के ही ये पॉइंटर्स है। तो डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, तो डिक्लाइन हो रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड डज नॉट प्रोवाइड एविडेंस दैट इन्वेस्टमेंट वर इम्पेयर्ड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ये कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि एविडेंस तो वर इम्पेयर एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। तो ऐसे केस में जो है अनएक्सपेक्टेड जैसा हाइक हो गया पेट्रोल प्राइस में, तो इट डज नॉट रिलेट टू इवेंट और ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, और ना तो बैलेंस शीट डेट में हमको ऐसा पता था कि हाइक होने वाला है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, तो ठीक है, रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो गया और बेसलेस एविडेंस ऑफ क्लेम अगेंस्ट कंपनी। रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर कुछ क्लेम अगेंस्ट कंपनी है पर उसका कोई एविडेंस नहीं है, बेसलेस एविडेंस है। नो इंडिकेशन, अब कोई इंडिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो नो एडजस्टमेंट। ठीक है, कोई इंडिकेशन ही नहीं है, ठीक है, ऑफ द इवेंट और ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, कोई इंडिकेशन नहीं है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। बट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर लीगल फी एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड, बट ऐसे केस में जो है प्रोविजन बनना चाहिए। प्रोविजन किसका बनना चाहिए? प्रोविजन शुड बी मेड ऑफ लीगल फीस। Provision should be made for legal fee expected to be incurred to the extent that they are not expected to be recovered from the other claimant। मतलब कि रिपोर्टिंग पीरियड तो खत्म हुआ तो बेसलेस एविडेंस है ऑफ क्लेम अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट जो क्लेम हुआ है वो बेसलेस एविडेंस है उसके पास। ठीक है, तो कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसका गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा, कोई इंडिकेशन नहीं है, तो उसने कोई एडजस्टमेंट नहीं करा, बट फिर भी कुछ लीगल एक्सपेंसेस तो बेयर करने पड़ेंगे। तो प्रोविजन शुड बी मेड फॉर लीगल फी एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड टू द एक्सटेंट दैट दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। अगर लीगल एक्सपेंसेस अगर वो रिकवर्ड नहीं कर पाए तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोविजन बनाना पड़ जाएगा। पर रही बात है क्योंकि बेसलेस एविडेंसेस है और हमने भी अपना लीगल एक्सपेंसेस करा है, तो सामने वाले की जिम्मेदारी क्या होगी कि लीगल एक्सपेंसेस के भुगतान कर दे। बट अगर टू द एक्सटेंट इरिकवरेबल है तो ऐसे केस में बचे हुए पोर्शन के लिए हम जो है क्लेमेंट, ठीक है, तो हम जो है एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, अब तो ये हो गया अपना एडजस्टिंग इवेंट। अब एडजस्टिंग इवेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है समझो। टू एडजस्ट द अमाउंट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमको एडजस्ट करना है अमाउंट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अमाउंट है वो रिकॉग्नाइज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हमको तो सिर्फ एडजस्ट करना है। और टू रिकॉग्नाइज आइटम डेट वर नॉट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, और या तो रिकॉग्नाइज करो आइटम जो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज नहीं था, जैसे कि कोई प्रोविजन बनाना है, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज आइटम डेट वर नॉट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, तो ये कोई नया ही चीज़ आ गई। तो क्या बात हुई कि एडजस्ट करना अमाउंट जो रिकॉग्नाइज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, तो उसको या तो एडजस्ट कर दो या तो रिकॉग्नाइज करो आइटम को जो प्रीवियसली कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ। तो जैसे कि लॉस शुड बी अकाउंटेड और प्रोविजन शुड बी मेड। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं? डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, तो कोई नॉन डिस्क्लोजर है तो उसको अप्रूविंग अथॉरिटी में रिपोर्ट कर देंगे, तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला है एक्सपोजर ड्राफ्ट में, ICAI had issued the exposure draft on the limited revision to AS4 wherein the contingencies have been deleted from AS4 and the name of AS4 will be event occurring after balance sheet date, and the requirement of AS4 has also been harmonized with the revised schedule 6. The amended AS provided that this event should be disclosed in the financial statement by way of notes to account।
द अमेंडेड एएस वो प्रोवाइड करता है कि दिस इवेंट्स शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट इंस्टेड ऑफ इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, द लिमिटेड रिविजन विल अप्लाई ओनली आफ्टर द नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अमेंडेड एएस प्रोवाइड कर रहा है कि जो इवेंट है शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट instead of in report of approving authority। बोला कि अप्रूविंग अथॉरिटी पे रिपोर्ट करने से अच्छा है कि इसको डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट, इंस्टेड ऑफ आप रिपोर्ट में बता रहे हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे बता दो। लिमिटेड रिविजन तभी एप्लीकेबल होगा आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब समझने की बात कुछ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, तो अपना होने वाला है, ठीक है। चिल मारो, होने वाला अपना 15 मिनट की बात है, ठीक है। 15 मिनट हुए हो, हार्डली 10 मिनट की बात है। तो डिक्लेरेशन ऑफ एविडेंस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, AS4 क्या बोलता है कि प्रपोज्ड डिविडेंड शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द सेम रिपोर्टिंग पीरियड इन विच इट बिलोंग। तो जिस रिपोर्टिंग पीरियड में प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वो तभी अकाउंटिंग होगा, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड को तभी अकाउंट करना चाहिए उसी रिपोर्टिंग पीरियड में जिस रिपोर्टिंग पीरियड को ये बिलोंग करता है, ठीक है। The proposed dividend should be accounted for in the same reporting period in which it belong। जो जिस पीरियड को बिलोंग करता है उसी ईयर पे अकाउंट फॉर होना चाहिए। इफ डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, पर अगर उस रिपोर्टिंग पीरियड के बाद डिविडेंड डिक्लेयर होता है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डिविडेंड आर नॉट रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी, तब डिविडेंड अपनी लाइबिलिटी नहीं है, तो ऐसे केस में डिविडेंड को डिस्क्लोज कर दो। तो यही है कि प्रपोज डिविडेंड शैल नॉट रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। तो वही बात आ जाती है कि प्रपोज डिविडेंड शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द सेम रिपोर्टिंग पीरियड इन विच इट इज बिलोंग। तो जिस पीरियड को बिलोंग करता है तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल्दो ICAI हैज इशूड एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑन डिवाइस AS4 एंड अकॉर्डिंग टू विच proposed dividend shall not recognize as liability at the end of reporting period। अच्छा, एक्सपोजर ड्राफ्ट ICAI का कुछ दूसरा बोलता है, क्या बोलता है एक्सपोजर ड्राफ्ट, एक मिनट। एक्सपोजर ड्राफ्ट ये बोलता है ऑन डिवाइस AS4 अकॉर्डिंग टू विच प्रपोज डिविडेंड शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी, उसको रिकॉग्नाइज शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी, तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और प्रपोज डिविडेंड शुड बी अकाउंट फॉर इन द सेम रिपोर्टिंग पीरियड, क्या बोला है सबसे पहले तो शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो मतलब वो लाइबिलिटी नहीं है। इधर बोला है प्रपोज डिविडेंड को अकाउंट फॉर करेंगे इन द सेम रिपोर्टिंग पीरियड, उधर अकाउंट फॉर नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ, उधर अकाउंट फॉर नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, इधर बोला है अकाउंट फॉर करेंगे दैट्स द सेम रिपोर्टिंग पीरियड इन विच इट इज बिलोंग, राइट। और वही है इंडिया स्टेट में तो अलग बोल के रखा है, ठीक। गोइंग कंसर्न एक्सेप्शन है, गोइंग कंसर्न एक्सेप्शन ये है कि अगर आफ्टर बैलेंस शीट डेट भी एंटिटी का गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट देन इट शुड एडजस्ट असेट एंड लाइबिलिटी, ऐसे केस में उसको एडजस्ट कर देना चाहिए असेट्स एंड लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट डेट के बाद भी एंटिटी का गोइंग कंसर्न एजम्पशन कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऐसे केस में एडजस्ट कर दो। AS4 डज नॉट रिक्वायर एनी डिस्क्लोजर, हाउएवर AS1 रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट फॉलोड। तो AS1 में सिर्फ ये बताना है इन केस गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट फॉलोड, कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं हुआ तो हमको वो बताना है, राइट। पर आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंटिटी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट, बैलेंस शीट डेट के बाद लगा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे कि इसमें एडजस्ट कर दो असेट एंड लायबिलिटी। बेटर है कि अप्रोप्रिएट नहीं है, असेट एंड लायबिलिटी को एडजस्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चंस इस तरीके से हमने AS4 करा है। तो अब इसके अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें तो 6 क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस में है और PM के 2 क्वेश्चन है। फटाफट इन 6 और 2 क्वेश्चंस को हम ओवर करते हैं। अब हम करेंगे PM के क्वेश्चंस। अब PM के क्वेश्चंस के साथ साथ अपन ये क्या करेंगे कि हमारे पास नोट्स भी है, तो हमको समझ में आ जाएगा और इससे क्या हम को रिलेट कर लेंगे कि क्या हमने जैसा नोट्स में पढ़ा है उसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे। ऐसा तो नहीं कि नोट्स कहीं अलग जा रहे हैं एंड क्वेश्चन कहीं अलग जा रहे हैं, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब
क्वेश्चन 17, कंपनी डील करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, सेल प्राइस ऑफ पेट्रोल फिक्स बाय द गवर्नमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद सेल प्राइस ऑफ पेट्रोल फिक्स करा, बट बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ कंपनीज अकाउंट द गवर्नमेंट अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज द प्राइस रेट्रोस्पेक्टिवली, कैन द कंपनी अकाउंट फॉर एडिशनल रिवेन्यू एट द क्लोज ऑफ द ईयर? सी, सबसे पहले तो कंपनी जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील करती है, राइट। और अभी तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पेट्रोल का प्राइस जो है सेल प्राइस तो गवर्नमेंट फिक्स करके रखती है, तो उससे पे इंसान बेचता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट डेट के बाद और फाइनलाइजेशन के पहले, मतलब कि अप्रूविंग बाय द रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पहले जो है गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी प्राइस, तो ऐसे केस में टर्नओवर बढ़ गया। अब समझो, सबसे पहले ये क्या इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है? हाँ, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, पर क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? क्या, देखो सर्कमस्टेंस और कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी एट द बैलेंस शीट डेट, तो ऐसे केस में ये जो है एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, राइट। तो जो अभी हमने बात करी थी एडजस्टिंग इवेंट नहीं है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। जैसे जिधर हमने बात करी थी अनएक्सपेक्टेड हाइक इन दी पेट्रोल प्राइस, ये हाइक हुआ, ये सर्कमस्टेंस और कंडीशन ये इंडिकेट थोड़ी ना कर रही सर्कमस्टेंस और कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कि रिपोर्ट ऑफ डिस्क्लोजर इन अ रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। चलो, तो द रिवेन्यू, देखो अब ये लिखा हुआ है द रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली इन द सब्सिक्वेंट ईयर विद प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी किया जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर में प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ, ठीक है। द रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस शुड नॉट बी कंसिडर एज प्रायर पीरियड आइटम। साथ ही साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रायर पीरियड आइटम कोई एरर और ओमिशन से नहीं है। क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रायर पीरियड आइटम वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं जो करंट पीरियड में अराइज हुए, अराइज तो करंट पीरियड में हुए हैं, पर एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रायर पीरियड के प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहा हूँ, मैं प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें कुछ एरर और ओमिशन थे, उसके कारण जो है एरर और ओमिशन थे उस टाइम, अब जो है वो इनकम एंड एक्सपेंसेस अराइज हुए हैं करंट पीरियड में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अराइज हुए करंट पीरियड में एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन जो पिछले ईयर्स में हुए थे इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब वन और मोर प्रायर पीरियड, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज है एज पर एस वाई देयर इज नो एरर इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रीवियस पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कोई एरर ही नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ना ही एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो अपन पढ़ लेते वापस। पैरा एड बोलता है अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो रहा है सेलिंग प्राइस में, अब ऐसे में तो शायद कैप्चर कर लेगा शायद, हाँ ठीक है, सही है, कोई मतलब नहीं। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो रहा है पेट्रोल प्राइस में बाय गवर्नमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद इंक्रीज हो रहा है, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच रिक्वायर एन एडजस्टमेंट। मतलब कि वो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऐसे इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है जिसमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि सिंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ कंडीशन, क्योंकि ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कंडीशन जो एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पे, उसको तो रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो कंडीशन जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो 18, व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, ऑफ टोटल ट्रेड रिसीवेबल। लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2017 ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख के थे और सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। 2 लाख के ट्रेड रिसीवेबल ने हैवी लॉस सफ़र करा है ड्यू टू अर्थक्वेक। तो क्या बोला कि व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ईयर एंडेड 31/17 कंपनी ने प्रोविजन बनाया 5% का। इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी 17 ट्रेड रिसीवेबल जो 2 लाख के थे वो पर्सन ने हैवी लॉस सफ़र किया ड्यू टू अर्थक्वेक और लॉस वॉज कवर्ड और वॉज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। तब ये सर्कमस्टेंस और कंडीशंस दिख रही है एट द बैलेंस शीट डेट कि कुछ ना कुछ आगे गड़बड़ हो सकती है। अब देखो अप्रैल 17 में ट्रेड रिसीवेबल बैंकरप्ट हो गया और कैन प्रोवाइड फॉर फुल लॉस अराइजिंग ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर फुल लॉस। क्या कंपनी प्रोवाइड कर सकती है फुल लॉस, क्योंकि कंपनी ने तो पहले से 5% ही बुक करके रखा था। अब देखो कंपनी प्रोवाइड कर सकती है फुल लॉस क्योंकि ये सर्कमस्टेंस और कंडीशंस को बता रहा है जो इंडिकेट करती है बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है। तो असेट्स एंड लायबिलिटी एडजस्ट होगी फॉर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस, जो एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड करेगा टू असिस्ट एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट। ये प्रोवाइड करा है एडिशनल एविडेंस टू असिस्ट एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट।
अब ये प्रोवाइड कर रहा है एडिशनल एविडेंस टू असिस्ट एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो आगे के इवेंट होते हैं, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये तो असिस्ट करते ही है, ये होते हैं एडिशनल एविडेंस देते ही है जो हेल्प करेगा इन एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशंस एक्सिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। देयरफॉर इन द गिवन द केस फुल प्रोविजन शुड बी मेड टू कवर द लॉसेस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी इन द फाइनल अकाउंट। तो इस तरीके से हमने AS4 ओवर किया है। अब हम चलते हैं AS4 के स्टडी मटेरियल पे। अगर हम देखें तो हमने जो है PM के 2 क्वेश्चन खत्म करे हैं। अब SM के 6 इलस्ट्रेशन और ख़त्म करते हैं। सो अब आती बात इलस्ट्रेशन नंबर 1 की स्टडी मटेरियल में। प्योर ऑयल लिमिटेड, तो प्योर ऑयल लिमिटेड क्लोज करा है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च 17। तो प्योर ऑयल लिमिटेड ने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करा 31 मार्च 17 को। फाइनल स्टेटमेंट जो है फाइनलाइज हुए हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 4 सितंबर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 4 सितंबर को फाइनलाइज हुए हैं। अब दिसंबर 16 में, देखो ध्यान रखो, दिसंबर 16 में तुमको याद आ रहा है दिसंबर 16 में क्या बात हुई थी? ये दिसंबर 16 कंस्ट्रक्शन चालू, मई 17 में फ्लड अराइज हो गया। तो वही बात है, दिसंबर 16 में कंपनी ने अंडरटुक करा प्रोजेक्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन अक्रॉस द कंट्री। मई 17 में इंजीनियर रियलाइज की भैया ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड हैवी रेन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी इन्फ्लेटेड बाय 50 लाख। तो मई 17 में इंजीनियर रियलाइज कर रहा है कि ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड हैवी रेन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वॉज इन्फ्लेटेड बाय 50 लाख। तो अब क्या करें? तो अब ये जो इवेंट है, इट इज नॉट इंडिकेटर ऑफ सर्कमस्टेंस और कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बट दिस इवेंट इज नॉट अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, देयरफॉर इट इज डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो बेटर है कि इसको डिस्क्लोज करो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। तो इवेंट ऑकर हुए 31 मार्च के बाद और 7/4 के पहले। इज एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट दिस इवेंट इज नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये कोई फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द बैलेंस शीट डेट अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सर्कमस्टेंस और कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। आती है बात इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, 6 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, फटाफट इसको खत्म कर देंगे। जहाँ पे हमको नोट्स लगेगी, जरूरत लगेगी, वहाँ पे हम नोट्स को भी साइड बाय साइड पैरेलल रेफर कर लेंगे, राइट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्टेट विद रीजन। हाउ वुड यू डील विद दिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आपको कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मिली, आप कैसे डील करोगे? कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा अप्रैल में 16 लाख का बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी। तो 16 लाख का इन्वेस्टमेंट करा, एक्विजिशन करना है अनदर कंपनी का जो सिमिलर बिजनेस कर रही है। अब नेगोशिएशन ऑफ विच हैज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और नेगोशिएशन इन्वेस्टेड अप्रैल 17 में, और नेगोशिएशन हैज़ बीन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो क्या इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो वो इवेंट होते हैं, वो फेवरेबल फेवरेबल भी हो सकते हैं जो अगर होते हैं बैलेंस शीट डेट के और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी के बीच में। एंड अकॉर्डिंगली एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी इज एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट माना, पर हाउएवर कोई एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लायबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है is required as the event does not affect the liability। जो इवेंट है ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। क्या नहीं अफेक्ट कर रहा है? इवेंट अफेक्ट नहीं कर रहा है, इवेंट अफेक्ट नहीं कर रहा है ऑफ द सर्कमस्टेंस ऑफ कंडीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो ये जो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है उसको डिस्क्लोज करा जाएगा ऑडिटर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। तो कंपनी शुड डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात। तो क्या बोला इसमें बात हुई है इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। तो लिमिटेड कंपनी ने क्लोज किया अकाउंटिंग ईयर 30/6 को, अकाउंट फॉर दैट पीरियड वर कंसीडर्ड एंड अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 20 अगस्त को, और कंपनी इंगेज है इन द लेइंग द पाइपलाइन ऑफ द कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क। 1/9 को, मतलब कि अप्रूविंग अथॉरिटी के भी बाद 1/9 को उसको कुछ रॉक की सरफेस को मीटअप करा और उसको लगा कि एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी 80 लाख की। तो ये जो सिचुएशन है ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट भी नहीं है सबसे पहले तो,
ये तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट भी नहीं है, इट वाज नॉट एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। भैया ये कौन सी डेट आ गई है, तो अप्रूविंग अथॉरिटी के बाद ही हो गया बस। हाँ, पर फिर भी इसको इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है, बट स्टिल ये जो मेंशन होगा रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में मेंशन होगा। अब वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/7 कंपनी ने प्रोविजन बनाया फॉर 5% ऑफ टोटल ट्रेड रिसीवेबल। और लास्ट वीक ऑफ फरवरी में ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख का सफ़र करा हैवी लॉस ड्यू टू एन अर्थक्वेक एंड लॉस वॉज नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये तो अपना क्वेश्चन वही है कि ये तो अपनी सिचुएशन वही है, ये तो अपना क्वेश्चन वही है कि वो सर्कमस्टेंस, वो जो इवेंट और ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो इवेंट और ट्रांजेक्शन है वो शो करता है सर्कमस्टेंस और कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो जो आगे के जो इवेंट है, इवेंट ऑकरिंग बैलेंस शीट डेट, वो एक एडिशनल एविडेंस दे रहे हैं इन रिलेटिंग टू एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशंस एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। एक एडिशनल एविडेंस दे रहे हैं इन रिलेशन टू सर्कमस्टेंस और कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। और ये पॉइंट है कि इसमें ये पॉइंट अच्छा है कि दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जो प्रोवाइड कर रहे हैं एडिशनल एविडेंस टू असिस्ट एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। तो यही एडजस्टिंग इवेंट है, तो यही इसको एक्सट्रैक्ट को पूरा लिख लिया गया है कि इवेंट हुए हैं ऑकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जो एक एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड करा है टू असिस्ट इन एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट। वो एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट में आपको असिस्ट कर रहा है, राइट। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 5 आता है, ठीक है। तो मियर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड टू सफिशिएंट है। 15-16 में राज वॉज स्यूड बाय द कॉम्पिटिटर 15 लाख, तो 15-16 में ही स्यूड हो गया। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ लीगल काउंसिल, राज प्रोवाइडेड अ सम ऑफ 10 लाख इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। 18 मई को कोर्ट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ पार्टी अलीजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क एंड ऑर्डर राज टू पे एग्रीड पार्टी अ सम ऑफ 14 लाख। स्यूड हुआ था, राज ने प्रोविजन बना लिया 10 लाख का। अब ऑर्डर आया, ऑर्डर में बोला कि आपको 14 लाख पे करना है। तो जो ऑर्डर आया है ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, ये इंडिकेट कर रहे हैं सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट एंड इट शुड बी एडजस्ट। तो यही एडजस्ट हो गया। द हैड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट डिलीवर ऑन 1 जून, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड और इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, इन केस कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। 1 सेकेंड, सबसे पहले वापस से समझता हूँ, इसलिए इसको स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि इसको मस्ती में कर लिया गया है। शांति से इसको देखते हैं। 15-16 में राज वॉज स्यूड बाय द कॉम्पिटिटर 15 लाख। राज वॉज स्यूड बाय अ कॉम्पिटिटर, राज वॉज स्यूड बाय अ कॉम्पिटिटर 15 लाख फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ लीगल काउंसिल, राज ने प्रोवाइड किया है 10 लाख का सम 31 मार्च 17 को। 18 मई 16 को जो है कोर्ट ने डिसाइड किया है इन द फेवर ऑफ द पार्टी एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क, ये 18 मई 16 को, टू पे एन एग्रीड सम ऑफ 14 लाख। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द कंपनी ऑन 30 अप्रैल 2016 एंड अप्रूव बाय द बोर्ड ऑन 30 मई 2016। तो अब इधर क्या है, तो बैलेंस शीट, तो इवेंट जो ऑकर हो रहे हैं बैलेंस शीट डेट के बाद और बैलेंस शीट डेट के बाद ऑकर हो रहे हैं और रिपोर्टिंग डेट के पहले। तो बिफोर आफ्टर द डेट ऑफ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट और बिफोर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो रिपोर्टिंग बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो पैरा 4 की बात करें तो एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लायबिलिटी आर रिक्वायर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मटेरियली इफेक्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट relating to conditions exist at the balance sheet date. In the given case, Raj was sued by the competitor for infringement of trademark during the 15-16 for which the provision भी बनाया है। The decision of court आया 18 मई को। Payment of penalty would constitute an adjusting event। देखो, पेमेंट ऑफ पेनल्टी एडजस्टिंग इवेंट ही है, इसको गलती से मिस इंटरप्रेट कर लिया था बिकॉज इट इज़ एन इवेंट ऑकर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये इवेंट है ऑकर बिफोर, सॉरी, इट इज देन इवेंट ऑकर बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इधर बोला है इवेंट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी क्वेश्चन में कभी बाद का डेटा नहीं देके रखा हो, लास्ट की डेट नहीं देके रखी हो, क्योंकि अपना इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो क्या होता है, बैलेंस शीट डेट के पहले और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक अप्रूव नहीं होता इन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, बैलेंस शीट डेट के बाद एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें भी ऐसा ही है कि
एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि इवेंट ऑकर बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हैड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट हैज डिलीवर्ड ऑन 1 जून इट वुड बी कंसिडर एज, अगर 1 जून को डिलीवर करता तो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड हो जाता। तो इवेंट ऑकर्ड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये EOA-BD नहीं होता तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रिपोर्टिंग ही काफ़ी होती। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है और अच्छा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ कवर करके रखा हुआ है। तो 7 कंपनीज है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 17 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी 15 जून 17 को। अब ए लिमिटेड ने मेजर प्रॉपर्टी सोल्ड करी है विच वॉज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एट 1 लाख फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सचेंज, जिसके रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो गया था 15 मार्च को। अब सेल कंप्लीट हुई है 15 मई को एट द प्राइस ऑफ 2.5 लाख। ठीक है, तो सेल कंप्लीट हुई है 2.5 लाख पे। तो अब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, देखते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं है। तो वुड बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब देखो इस पर स्टार मार्क करना था क्योंकि ये मुझे लगा था नॉन एडजस्टिंग है पर ये एडजस्टिंग इवेंट है। कैसे, अब बताता हूँ आपको मैं। अब क्या लिखा हुआ है, द सेल ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट सिंस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सचेंज प्रायर टू ईयर एंड डेट। Effect of sale would be reflected in the financial statement ended on 31 मार्च 17 and profit on sale of property 1.5 लाख would be treated as extraordinary item। और extraordinary item इसलिए क्योंकि वो ordinary course of activities से बाहर हुआ है तो extraordinary item है। अब on 30 अप्रैल 17 को 100% सब्सिडियरी ऑफ बी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड 3 लाख का इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ओन शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 17। तो 30 अप्रैल 17 को डिक्लेयर करा है ना, तो जिस ईयर का डिविडेंड है उस ईयर में इसको बुक कर देंगे। अब देखते हैं क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है, अपन यही पढ़ा है डिविडेंड में कि प्रपोज डिविडेंड शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द सेम रिपोर्टिंग पीरियड इन विच इट बिलोंग। तो जिस रिपोर्टिंग पीरियड को बिलोंग करता है उस पीरियड इस रिपोर्टिंग पीरियड में डिक्लेयर होगा, उस रिपोर्टिंग पीरियड में एडजस्ट होगा। तो क्या बोला, डिक्लेरेशन तो 30 अप्रैल 17 को करा है, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 16-17। दिस इज बिकॉज द डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड नो कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। ओके, ठीक है। फर्दर एज पर एस9 राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश व्हेन इट इज डिक्लेयर एंड नॉट बिफोर दैट। तो यही बोल के रखा है कि प्रपोज डिविडेंड शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द सेम रिपोर्टिंग पीरियड। ये अकाउंट फॉर होता है सेम रिपोर्टिंग पीरियड में इन विच इट बिलोंग। ठीक है, तो जिस रिपोर्टिंग पीरियड सेम रिपोर्टिंग पीरियड इन विच इट इज़ बिलोंग। ठीक है, ये हो गया। तो जिस पीरियड में डिक्लेयर करा उसी पीरियड में बिलोंग, उसी पीरियड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिक्लेयर हुआ है आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड नो कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। और कोई कंडीशन जो है, नो कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट फॉर सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। उस डिविडेंड को डिक्लेयर के रिस्पेक्ट में कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं थी, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। 15 मई को मेल ऑर्डर एक्टिविटीज़ ऑफ सी लिमिटेड वर शट डाउन एंड क्लोजर अमाउंटिंग टू 2.5 मिलियन। तो वही बात आती है कि बैलेंस शीट 8 में तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी। ठीक है, पर वही है कि वो नॉन एडजस्टिंग आइटम है तो इसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, इसको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द अप्रूविंग अथॉरिटीज़। रिपोर्ट इट शुड बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। इवेंट वाली आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अप्रूव बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी जो भी हुआ। However, if the view of significance of transaction, the director may consider publishing a separate financial statement या additional statement for the attention of member in general meeting। तो उसको लग रहा है कि ये सिग्निफिकेंट इवेंट है तो डायरेक्टर, ठीक है, उसको लग रहा है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है तो डायरेक्टर पब्लिश करेगा, कंसिडर करेगा टू पब्लिश अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करो, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पब्लिश करो फॉर द अटेंशन ऑफ मेंबर इन द जनरल मीटिंग। एक और आता है क्वेश्चन कि ऑन 1 जुलाई 2017 डिस्कवरी ऑफ सैंड अंडर डी लिमिटेड मेजर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइट कॉज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज 25% विच फॉर विच देयर वुड बी नो करस्पॉन्डिंग रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर। 1 जुलाई को डिस्कवरी हुई सैंड की। इट डजंट इंडिकेट द सर्कमस्टेंस और सिचुएशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। पर अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है तो डायरेक्टर को लग रहा है कि ये कंसिडर है, बताना जरूरी है
तो ऐसे केस में मे कंसिडर पब्लिशिंग अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिशनल स्टेटमेंट फॉर द अटेंशन ऑफ मेंबर। तो ये एडिशनल स्टेटमेंट को पब्लिश करेगा फॉर द अटेंशन ऑफ मेंबर इन जनरल मीटिंग। तो क्या बोला गया है कि एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये एडजस्टिव इवेंट नहीं है, तो सिंस वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और फिर भी उसको लग रहा है, ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और फिर भी अगर लग रहा है कि यार इसको बताना जरूरी है, तो ऐसे केस में उसको बताया जाएगा। ये जो एक्सट्रैक्ट है, पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को रिकॉर्ड कर लिया गया है कि भले ही इवेंट जो हुआ है आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव बाय द आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी। However, in view of significance of transaction, डायरेक्टर कंसीडर करेगा कि पब्लिश करे एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एडिशनल स्टेटमेंट फॉर अटेंशन ऑफ मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। ई वाला पॉइंट क्या है कि अ फायर 2 अप्रैल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और लॉस 10 मिलियन का हुआ, विच वॉज फुल्ली रिकवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो वही बात है, इवेंट तो है जो बैलेंस शीट डेट के बाद ही हुआ है, बट इट डजंट इंडिकेट द circumstances existing at the year end। तो ये however it is necessary to consider that validity of going concern assumption। अब देखो, अब इधर फायर हुआ है और गोइंग कंसर्न assumption भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को और लॉस हुआ है 10 मिलियन का जो फुल्ली रिकवर हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। अब इधर क्या बोला है कि it is necessary to consider validity of going concern assumption having regard to the extent of insurance cover. Also, since it is said that loss would be fully recovered by the insurance company, the fact should be disclosed by way of notes to the financial statement। ये फैक्ट को बाकायदा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो है, सिंस इज ऑकर आफ्टर द ईयर एंड डज नॉट रिलेट टू कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। ये तो सही है, बट ये नेसेसरी है टू कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन। तो गोइंग कंसर्न असम्पशन है तो ये है वैलिडिटी, ये वैलिडिटी है। इट इज नेसेसरी टू कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन हैविंग रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस कवर। ऑल्सो सिंस इट इज सेड दैट द लॉस वुड बी फुल्ली रिकवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ये बोला है कि लॉस तो पूरा रिकवर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, फैक्ट को डिस्क्लोज करो बाय वे ऑफ नोट्स इन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वही बात आती है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है कि ये अफेक्ट करता है वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन, क्योंकि इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है तो फुल्ली रिकवर्ड है, तो ये जो फैक्ट है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसको भी इधर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है कि फैक्ट को है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा बाय वे ऑफ नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एफ वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट है कि अ क्लेम फॉर डैमेज अमाउंटिंग टू 8 मिलियन फॉर ब्रीच ऑफ पेटेंट वो रिसीव हुआ है 5 एफ लिमिटेड को रिसीव हुआ है प्रायर टू ईयर एंड। डायरेक्टर को लग रहा है कि बैक्ड बाय द लीगल एविडेंस दैट द क्लेम विल अल्टीमेटली प्रूव टू बी बेसलेस। ये बेसलेस क्लेम है, फालतू का क्लेम है, तो ऐसे केस में बट इट इज स्टिल एस्टिमेटेड दैट इट वुड इन्वॉल्व अ कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर ऑन लीगल फीस। अब लग रहा है कि लीगल फीस तो लगेगी, तो ऐसे केस में क्या करें, लीगल फीस लग रही है तो उसका बना दे प्रोविजन, क्योंकि ये कंडीशन तो एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, सूट तो हुआ है, तो लीगल फीस का प्रोविजन बना लेते हैं। बाकी जो है इवेंट तो अभी तक हुआ नहीं है ऑर्डर का, तो ऑर्डर का इवेंट हुआ नहीं है तो एडजस्टमेंट करने की बात नहीं आती, ठीक है। तो वही है कि रिपोर्टिंग पीरियड एंड में बेसलेस एविडेंस ऑफ क्लेम, यही ही हमारे नोट्स में भी देख रखा था कि रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में बेसलेस एविडेंस ऑफ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, कोई इंडिकेशन नहीं है तो कोई इंडिकेशन नहीं है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई इंडिकेशन नहीं है हारने के, ऐसा कुछ कोई इंडिकेशन नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। अगर हम इसका पॉइंट देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड द क्लेम अगेंस्ट द कंपनी विल नॉट बी सक्सेस, therefore 8 million would not be provided in the account but should be disclosed by the means of contingent liability with full detail of fact। जिसको contingent liability जैसा डिस्क्लोज कर दो। provision should be made of legal fee expected to be incurred to the extent that they are not meant to be recovered। तो provision should be made for the legal fee जो expected है to be incurred to the extent they are not expected to be recover। जो हमको लग रहा है कि वो रिकवर नहीं हो पाएगा और जो सिचुएशन है वो लीगल फीस के रिस्पेक्ट में तो एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे। देखो लॉस का कोई इंडिकेशन नहीं है एट द बैलेंस शीट डेट,
तो लॉस का कोई इंडिकेशन नहीं है एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो ऐसे कोई कंडीशंस और सिचुएशंस इंडिकेट नहीं एट द बैलेंस शीट डेट, तो ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। पर लीगल फीस हो रही है तो उसकी तो प्रोविजन बना लो। प्रोविजन फी शुड बी मेड फॉर लीगल फी एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड टू द एक्सटेंट दैट दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। क्योंकि कंडीशंस इंडिकेट कर रही है एट द बैलेंस शीट डेट कि लीगल फीस तो लगेगी, क्योंकि बोल के रखा है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर देखे स्टिल एस्टिमेटेड डेट द कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर ऑफ लीगल फीस लगेगा, तो जो अगर लग रहा है, अगर हमको लग रहा है, एस्टिमेटेड है कि कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर लगने वाला है, तो ऐसे केस में सर्कमस्टेंस और कंडीशन तो एग्जिस्ट करती बैलेंस शीट डेट पे, और अगर बाद में कुछ हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट 1 अप्रैल से 1 जून के बीच में 8% का हुआ है। अभी जो चेंज हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, ये कंडीशन, ये थोड़ी ना जो है इवेंट और ट्रांजेक्शन, ये ऐसे थोड़ी ना है कि जो चेंज इन द एक्सचेंज रेट, ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि इट डजंट रिलेट टू कंडीशन और सिचुएशन जो एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है। तो सिंस ये कंडीशन एग्जिस्ट, इट डजंट रिलेट टू कंडीशन और सिचुएशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, तो ऐसे केस में जो है हमें ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो इस तरीके से आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एस और बहुत छोटा सा एस था, इसमें कुछ भी मतलब कि मगअप करने टाइप का नहीं था, इजी क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, और एंड में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का तो मैं वेट कर ही रहा हूँ। थैंक यू।